नैना और आरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने आने वाले सुनहरे कल के लिए वो दोनों एक बहुत पुरानी और मानी हुई दरगाह में दुआ मांगने गए। उन दोनों की दुआ तो कबूल हुई, पर वहां कोई और भी था जिसकी खौफनाक निगाहें नैना पर पड़ चुकी थीं। वो साया था उस दरगाह के पीछे बने पुराने कब्रिस्तान के एक शैतानी जिन्न का, जिसकी परछाई से अब नैना को कोई भी दुआ या दवा नहीं बचा सकती थी। इसके बाद जो कुछ नैना के साथ हुआ वो आपकी और मेरी कल्पनाओं से भी परे है। दोस्तों, ये कहानी मेरी एक सहेली की रूममेट की है और इस कहानी को मैं आपके पास अपनी उस सहेली के ही शब्दों में लेकर आई हूं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं चांदनी, जो कि नोएडा की एक फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और नोएडा में ही एक हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड, जो कि मेरी रूममेट भी है, रहती है, जिसका नाम है नैना। और दोस्तों, ये कहानी नैना की है। एक रात हॉस्टल में अपने रूम के अंदर जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मेरी नज़र रूम की दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें उस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे। मैं बस पानी पीने के लिए अपने स्टडी टेबल तक जा ही रही थी कि मेरी नज़र नैना के बेड पर गई और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को अंदर तक हिला दिया। नैना का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे और उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ पूरे मुड़े हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधे से उसके हाथों को तोड़ दिया हो। उसकी गर्दन उसके बेड से नीचे की ओर लटक रही थी और उसका मुंह इस तरह खुला हुआ था जैसे उसकी इस हालत से पहले उसने चीखने की कोशिश की हो। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। ये सब देख मैं कुछ सोच या समझ पाती इससे पहले अचानक नैना ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो बहुत डरावने तरीके से मेरी तरफ देख हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा शरीर कांपने लगा और मैं रूम से भाग गई। नैना के साथ क्या हुआ था, वो अचानक ऐसी क्यों हो गई थी, ये सब जानने के लिए हमें उसकी जिंदगी में थोड़ा पीछे जाना होगा। नैना बहुत जिंदा दिल लड़की थी। वो सबकी हेल्प करने वाली थी। वो बहुत सुंदर थी और जितनी वो सुंदर थी उतनी ही पढ़ाई में होशियार थी। हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे और पहले ही दिन हमारी दोस्ती हो गई। हम हॉस्टल में एक ही रूम शेयर करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। पढ़ते लिखते मस्ती करते हमारा फर्स्ट ईयर कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला और हम सब समर वेकेशन के लिए अपने अपने घर चले गए। मैं आगरा से और नैना अलीगढ़ से थी। छुट्टियों के दौरान एक बार नैना मुझसे मिलने मेरे घर आगरा आई थी। हमने बहुत सारी बातें की, कॉलेज की, हॉस्टल की, घर की और खूब मस्ती की। मैं अपनी फैमिली के साथ उसे ताजमहल भी घुमाने ले गई थी। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और रात में उसके पापा, जो कि उसे आगरा लेकर आए थे, वापस अपने घर ले गए। बस ऐसे ही छुट्टियां खत्म हुई और हम वापस अपने कॉलेज के लिए नोएडा आ गए। नैना को हमारे ही कॉलेज का एक लड़का आरव बहुत पसंद करता था। समर वेकेशन के बाद जब फिर से कॉलेज ओपन हुए तो आरव ने अपने प्यार का इजहार पूरे कॉलेज के सामने नैना से किया और शायद नैना भी आरव को पहले से ही पसंद करती थी, सो उसने भी आरव को हाँ बोल दिया। एक रोज नैना ने मुझे बताया कि हमारे कॉलेज से 15 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी दरगाह है। नैना ने बताया कि वो और आरव शाम को उसी दरगाह पर अपने प्यार के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं। मैंने पहले भी वहाँ के लोगों से उस दरगाह के बारे में सुना था, सो मैंने नैना को बोला कि ज़्यादा रात ना करे और शाम होने से पहले ही दरगाह से वापस आ जाए।
क्योंकि दरगाह शाम होते होते काफ़ी सुनसान हो जाती है। शायद इसकी वजह दरगाह के पीछे का एक पुराना कब्रिस्तान है। मेरे ऐसा बोलने पर नैना का चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ दिखा और फिर हाँ में जवाब देते हुए वो दरगाह जाने के लिए तैयार होने लगी। नैना उस दिन कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद आरव का फ़ोन आया और नैना मुझे बाय बोलकर आरव के साथ चली गई। वो जाते जाते बोली कि अगर उसको आने में देर हो जाए तो मैं वार्डन को संभाल लूँ, और मैंने हंसते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। रात के करीब 9:30 बजे नैना हॉस्टल वापस आ गई। नैना वापस तो आ गई थी, पर कुछ अजीब सी लग रही थी। वो बहुत शांत थी। मुझे लगा शायद ही घूमने की थकान होगी, तो मैंने उसको आराम करने के लिए बोला और कहा कि अब तुम सो जाओ। हमारे रूम में 2 लोगों के लिए 2 सिंगल बेड थे, सो वो अपने बेड पर जाके सो गई। खैर, रात के करीब 10:30 बज चुके थे और अगले दिन कॉलेज में मेरा फर्स्ट लेक्चर सुबह 8 बजे था, सो मुझे भी जल्दी उठना था। तो मैं भी अपना लैपटॉप ऑफ कर सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। पर अचानक रात को मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात को दरवाजे पर कौन होगा, कहीं कोई पास वाले रूम से तो नहीं। और ये सोचते हुए मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने कोई भी नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा पसरा हुआ था, क्योंकि रात के समय सभी अपने अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और रूम के बाहर जो लाइट है उसको गार्ड भैया ऑफ कर देते हैं। बस कॉरिडोर के सेंटर में एक लाइट है जो हर वक्त जलती रहती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने गई कि कहीं कोई फ्रेंड मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है। अभी मैं बस कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि मैंने देखा एक काले रंग की बिल्ली मेरे सामने चल रही थी। उस बिल्ली को देख मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि वो नॉर्मल बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसका आकार काफी बड़ा था और वो ऐसे दबे पांव चल रही थी मानो अपने शिकार पर झपटने जा रही हो। पर अचानक उस बिल्ली ने मुड़ के मेरी ओर देखा और मेरी ओर बढ़ने लगी। उस बिल्ली की आंखें बिल्कुल लाल थीं और रात के अंधेरे में वो बहुत भयानक लग रही थी। मैं चीखते हुए अपने रूम की ओर भागी और जल्दी से रूम में आके रूम लॉक कर लिया। मुझे बहुत तेज डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो बिल्ली नहीं, बल्कि बिल्ली के रूप में कोई शैतानी ताकत है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि नैना, जो अपनी चादर मुंह तक ओढ़ के सो रही थी, एक अजीब सी आवाज में बोली, चला गया वो। मैं अचानक बहुत डर गई और डरते हुए मैंने नैना से पूछा, क्या बोल रही हो तुम? कौन चला गया? पर वो कुछ नहीं बोली और मैंने डरते हुए उसके चादर को उसके चेहरे से हटाया तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही हो, और मुझे ऐसा लगा कि वो शायद नींद में ही बड़बड़ा रही थी। और ये सब सोच मैं अपने बेड पर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। पर मुझे ऐसा लग रहा था मानो नैना अपने चादर के अंदर से मुझ पर हंस रही हो। ये सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सीधा सुबह उठी। मैंने देखा नैना रात की तरह अपना चादर अपने मुंह तक ओढ़े हुए सो रही थी। मैंने उसको जगाने की कोशिश की। मैंने उसे बोला, नैना, नैना, उठो, कॉलेज नहीं चलना है क्या? मेरी बात के जवाब में नैना चादर के अंदर से बुरी तरह गुर्राते हुए बोली,
कहीं नहीं जाना मुझे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था पिछली रात से नैना का ये व्यवहार, पर बात को टालते हुए मैं रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को जब मैं वापस हॉस्टल आई तो देखा कि नैना अपने बेड पर ही बैठी थी और लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने पूछा, नैना क्या हुआ तुमको? क्या बोल रही हो तुम? तो उसने एक झटके से अपना चेहरा मेरी ओर किया और बहुत गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। उसके चेहरे को देख मैं एकदम से डर गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो रही थीं और वो बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। पर मैंने संभलते हुए उसे पूछा, क्या हुआ? तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे बहुत ही गुस्से से घूरे जा रही थी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि नैना जब से आरव से मिली थी वो डेली कॉलेज जाती थी, क्योंकि कॉलेज के बहाने वो आरव से भी मिल लेती थी। जब मैंने उससे आरव के बारे में पूछा तो एकदम चिल्लाते हुए बोली, मुझे किसी आरव से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। उसका ऐसा बर्ताव देख मुझे शक हुआ कि कहीं इन दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। ये बात मैं कल कॉलेज में आरव से पूछूंगी। ये सोच के मैंने बात को टाल दिया और रात को खाना खाने के लिए मैंने नैना से पूछा तो वो बोली कि उसे भूख नहीं है। उसके मना करने पर मैं हॉस्टल की मेस में खाना खाने चली गई, पर वापस आते वक्त मैं नैना के लिए भी खाने की एक प्लेट लगा कर ले आई। मुझे लगा अगर रात को उसे भूख लगी तो वो खाना तो खा लेगी। मैंने खाने की प्लेट रूम में नैना की स्टडी टेबल पर रख दी और उसको बोला, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। पर मेरी बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे नैना कुछ अजीब और बदली हुई सी लग रही थी। मैं कल आरव से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। ऐसा सोच मैं अपने बेड पर सोने चली गई। रात को करीब 3 बजे मेरी आंख खुली, बहुत तेज ठंड लगने से। वो अक्टूबर का महीना था, सो इतनी ठंड होने की वजह मुझे समझ नहीं आई। तभी मैंने देखा कि नैना अपने बेड पर नहीं है और कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। मैं ये देख के हैरान थी कि इतनी रात को आखिर नैना कहाँ गई होगी। मैं अपने बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर नैना को देखने चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसे इतनी रात को, और वो भी अकेले, कभी भी हॉस्टल में नहीं निकलती थी। पूरे कॉरिडोर में हर तरफ बस अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि गार्ड भैया कॉरिडोर के सेंटर की लाइट तो जला कर ही रखते थे, फिर आज इतना अंधेरा क्यों था वहां? हॉस्टल के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कुत्ते हॉस्टल के अंदर ही आके रो रहे हों। उन आवाज़ों ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और अभी तक मुझे नैना पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं दिखी। मेरा कमरा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने सोचा कि कहीं वो हॉस्टल के पहली या दूसरी मंजिल पर तो नहीं है, या किसी और के कमरे में तो नहीं चली गई है। बस ऐसा सोच में आगे बढ़ ही रही थी कि मैंने देखा हॉस्टल के बाहर की ओर जाने वाला गेट खुला हुआ था। हमारे हॉस्टल में एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो कॉरिडोर और सभी कमरों को बंद करता हुआ बाहर की ओर खुलता था। उस दरवाजे के बाहर एक गार्डन था जो बहुत बड़ा था, और उस गार्डन के बाद हॉस्टल का मेन गेट। मैंने सोचा इतनी रात को ये दरवाज़ा आखिर किसने खोला होगा? कहीं नैना ने तो नहीं खोला? ये सोच मैं गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे से कुछ कदम चलते ही अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। मैं उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी और तभी मैंने देखा एक लड़की गार्डन की मिट्टी को अपने दोनों हाथों से खोद रही है। वो बहुत अजीब तरीके से मिट्टी को खोदे जा रही थी।
उसके बाल खुले हुए थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर मिट्टी को खोद रहा हो। वो किसी जंगली जानवर की तरह हाँफ रही थी। उसके पास से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद उसने मिट्टी खोदना बंद कर दिया और किसी चीज को झपट के मिट्टी से पकड़ लिया और अपना चेहरा मिट्टी के नीचे कर उस चीज को खाने लगी। मेरा तो डर से बुरा हाल हो रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था मानो मानो मेरे पांव वहां जमीन में ही जम गए हों। हिम्मत दिखाते हुए मैंने पूछा, कौन है? कौन है वहां पर? मेरे इतना कहते ही उस लड़की की पूरी गर्दन उसकी पीठ की ओर एक झटके से मुड़ी। ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा उसके पीठ की ओर है और उसके बाल शरीर के सामने के हिस्से में हों। उसकी गर्दन मुड़ने की आवाज इतनी तेज थी मानो जैसे उसके गर्दन की हड्डियां ही टूट गई हों। मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वो नैना थी और वो मुझे देखकर बहुत डरावने ढंग से हंस रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चूहा था जिसको वो खा रही थी। उसके मुंह से खाए हुए चूहे का खून टपक रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, मेरी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, वो अपने दोनों हाथों के पंजे और दोनों पैरों के पंजे पर बैठ गई, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो, और तेजी से मेरी ओर भागने लगी। मैं वहां से भागना चाहती थी, जोर से चीखना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी आवाज मेरे गले में ही रोक दी हो। जिस ढंग से वो मेरी ओर भाग रही थी, मुझे लग रहा था कि वो नैना नहीं बल्कि मेरी मौत है, जो आज मुझे नहीं छोड़ेगी। पर तभी अचानक न जाने कहां से गार्ड भैया आ गए, और गार्ड भैया को देखते ही नैना तेजी से हॉस्टल की दीवार पर भागती हुई चढ़ गई। वो दीवार पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे कि कोई आम इंसान जमीन पर चलता हो। हॉस्टल की छत पर पहुंच उसने मेरी और गार्ड भैया की ओर देखा और बहुत ही भयानक ढंग से हंसने लगी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल पर मौत का साया मंडरा रहा हो। गार्ड भैया और मैंने जो कुछ देखा उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। मेरा पूरा शरीर डर से कपकपा रहा था। उस हादसे के बाद गार्ड भैया मुझे मेरे कमरे में छोड़ने जाने लगे, पर मैं इतना ज्यादा डर चुकी थी कि मैंने अपने कमरे में जाने से मना कर दिया, और मेरे कमरे के सामने मेरी फ्रेंड का कमरा था। मैंने गार्ड भैया को इशारा किया उसका दरवाज़ा खटखटाने को। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरी दोस्त रीमा ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला, और उसे मेरी हालत देखते ये समझने में देर न लगी कि मैं किसी बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा शरीर ठीक वैसे ही डर से कांप रहा था जैसे किसी तेज तूफान में कोई कमज़ोर और सूखा पेड़ कांपता हो। रीमा मुझे अपने कमरे में ले गई। उसकी रूममेट अपने बेड पर ही सो रही थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, और मैंने डरते डरते सारा किस्सा उसको सुनाया। उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया हो। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि नैना ये सब कर रही है। वो रात हम दोनों ने डर के साए में जागते हुए गुजारी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं सोई तो नैना फिर से मेरे सामने आ जाएगी। उस वक्त
उस कमरे में इतना सन्नाटा था कि हमारी धड़कनों की आवाज भी हमें शोर लग रही थी। कुछ घंटे बीत जाने के बाद कमरे के अंदर बाहर से हॉस्टल में हो रही चहल पहल की आवाजें आने लगीं। सुबह 8 बजे मैं और रीमा डरते हुए रीमा के कमरे से बाहर निकले, पर बाहर हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था। इसका एक ही मतलब था कि पिछली रात के नैना वाले हादसे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद गार्ड भैया मेरे पास आए और मुझे बोले कि वार्डन मैम ने मुझे बुलाया है। मैं गार्ड भैया के साथ वार्डन मैडम के ऑफिस में पहुंची। वहां वार्डन ने मुझे बताया कि सुबह नैना बेहोश हालत में हॉस्टल की छत पर पड़ी थी। नैना का पूरा शरीर बुखार से आग की तरह तप रहा था। मैडम ने आगे बताया कि नैना इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। वार्डन मैडम की बातें सुन मैं समझ गई कि गार्ड भैया ने उनको रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जब मैं वार्डन मैडम के ऑफिस से बाहर निकली तो गार्ड भैया ने मुझे एक और आने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग नैना का डॉक्टरी इलाज करवा के उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वो बीमार नहीं है, बल्कि उसके शरीर पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा है। ये पढ़े लिखे लोग इन सब बातों को नहीं मानेंगे और अगर वक्त रहते नैना का इलाज नहीं हुआ तो वो शैतान उसकी रूह को अपने साथ ले जाएगा। गार्ड भैया की वो बात सुन मेरा दिल बहुत तेज घबराने लगा और एकदम मेरा दिमाग उस बात पर पहुंचा कि जब से नैना उस दरगाह से लौटी है बहुत बदली हुई है। दरगाह जाने से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। ये सोच मैंने आरव को फोन किया और उसको मिलने के लिए हॉस्टल के बाहर बुलाया। मैंने आरव को शुरू से लेकर पिछली रात को हुए खौफनाक मंजर के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुन उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही पीला पड़ गया हो। वो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस नैना को वो इतना प्यार करता है उसके साथ ये सब हो रहा है। मैंने आरव के कंधे पर हाथ रख उसे हिम्मत से काम लेने को बोला और उसको पूछा कि जब वो लोग दरगाह गए थे तो वहां क्या हुआ था, क्योंकि जब से नैना दरगाह से लौटी है उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरी बात सुन आरव दरगाह जाने वाली शाम की हर बात को बहुत बारीकी से सोचने लगा। तभी अचानक आरव को कुछ ऐसा याद आया कि उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और उसने मुझे बताया कि जब हम दोनों दरगाह पहुंचे तो वो वक्त शाम का हो चुका था और दरगाह के पीछे ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान होने की वजह से उस वक्त वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि इस तरह की अफवाह उस जगह फैली हुई थी कि अंधेरा होते ही कब्रिस्तान की कब्रें जाग जाती हैं और दरगाह आने वाले लोगों को अपने होने का एहसास कराती हैं, क्योंकि कब्रिस्तान बिल्कुल दरगाह के पीछे ही था और उस दरगाह और कब्रिस्तान के बीच जो दीवार थी वो बहुत छोटी और पुरानी थी। वो दीवार जगह जगह से टूटी हुई थी। सो दरगाह में खड़े खड़े ही पूरा कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। आरव ने मुझे बताया, वैसे तो मैं इन सब भूत प्रेत में नहीं मानता हूँ, पर शाम के अंधेरे में वो कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अनगिनत कब्रें, कुछ नई तो कुछ पुरानी। कब्रों के ऊपर उग चुकी घास उन कब्रों को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। कब्रिस्तान के अंदर से आती उल्लुओं की वो आवाज़, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कब्रें मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हुई और मैंने फौरन उस कब्रिस्तान को देखना छोड़ दरगाह की ओर अपना चेहरा किया। बस यही एक वजह है कि शाम ढलने के बाद बहुत कम या कहूँ ना के बराबर लोग वहाँ आते थे। दरगाह काफ़ी सुनसान लग रही थी।
कुछ लोग जो वहाँ पर थे वो भी दरगाह से बाहर निकल रहे थे और नैना मुझसे बोल रही थी कि मैं उसे ये कैसी जगह लेकर आ गया हूँ। पर मैंने उसे बोला, ये बहुत पुरानी और मानी हुई दरगाह है और मैंने सुना है कि यहाँ मांगी कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। और आज हम दोनों यहाँ दुआ में हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ मांग लेंगे। मेरी ये बात सुन नैना खुशी से मेरी ओर देख मुस्कुराने लगी। हम दोनों वहाँ दुआ मांगने लगे। नैना ने आंखें बंद करके दुआ मांगी, पर उसने आंखें खोलते ही मेरी ओर देखा और वो हंसते हुए बोली, आरव, तुमने अभी अभी मेरे कान में क्या बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? पर मैंने कंफ्यूज होते हुए नैना से बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर इस बात को वो मेरा मजाक समझी और बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी अभी तुमने मेरे कान में ये बात बोली है। मुझे लगा नैना मजाक कर रही है और बात आई गई हो गई। उसके 10 मिनट बाद हम लोग दरगाह से बाहर निकलने लगे। तभी नैना ने बोला, आरव, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, क्योंकि दरगाह शहर से बाहर की ओर थी और अब अंधेरा भी हो चुका था और साथ ही दरगाह के आसपास कोई दुकानें भी नहीं थी। तो मैं परेशान होकर दरगाह पर इधर उधर देखने लगा और तभी अचानक दरगाह से बाहर निकलने वाले रास्ते के किनारे से बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मुझे पानी का एक नल दिखाई दिया। वो नल देख मैं नैना को वहाँ पानी पिलाने ले गया। बरगद के उस पेड़ के पास पहुँच नैना मुझसे बोली, आरव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस पेड़ से कोई मुझे घूर रहा है। मैंने हंसते हुए उसको बोला, अच्छा, तो अब तुम्हें इंसान ही नहीं पेड़ पौधे भी घूरने लगे हैं? नैना ने हंसते हुए मेरी बात पर अपनी नज़रें झुकाईं और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे पर आ गए पानी को साफ किया। पर अब भी नैना की आंखें उस बरगद के पेड़ पर ही थीं। उसी वक्त वो मुझसे फिर से बोली, आरव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस बरगद के पेड़ से मुझे घूर रहा है। पर मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा कि नैना, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उस कब्रिस्तान से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। देखते ही देखते दरगाह का माहौल डरावना सा लगने लगा और नैना को बहुत अजीब सा लगने लगा। वो जल्दी से जल्दी दरगाह से बाहर निकलना चाहती थी और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल आए। मैंने नैना को हॉस्टल ड्रॉप किया और वहाँ से मैं अपने घर चला गया। आरव की सारी बातें सुन मैं समझ चुकी थी कि दरगाह के उस बरगद के पेड़ और नैना के इस बर्ताव में कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है। आरव के जाने के बाद मैंने हॉस्टल आके ये सारी बात वार्डन और गार्ड भैया को बताई। मेरी बात सुन वार्डन बहुत हैरान थी, पर गार्ड भैया मेरी बात पर पूरा यकीन कर रहे थे। गार्ड भैया ने हमें बताया कि वो एक बहुत पहुँचे हुए मौलवी को जानते हैं, जिन्होंने इस तरह के ऊपरी चक्करों, भूत प्रेतों से हज़ारों लोगों को बचाया है। उन्होंने कहा कि अगर वार्डन मैम बोलें तो वो उन मौलवी को नैना के पास हॉस्पिटल भी लेकर आ सकते हैं। पहले तो वार्डन ने साफ मना कर दिया। वो बोली कि ये सब अंधविश्वास है बस, और कुछ नहीं। लेकिन फिर जब गार्ड भैया और मैंने पिछली रात की सारी बात उनको बताई तो उनके चेहरे पर पसीना आ गया। वो बहुत घबरा गईं और उन्होंने तुरंत गार्ड भैया को बोला कि उन मौलवी को हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी। मैंने आरव को फ़ोन करके हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोला और मैं भी वार्डन और रीमा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। पता नहीं क्यों उस दिन मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आसमान अभी शाम होने से पहले ही बारिश और घने बादलों से गाढ़े काले रंग का हो चुका था और भयानक गड़गड़ाहट से अपने वजूद को साबित कर रहा था। बिजली इतनी जोर से कौंध रही थी मानो वो हम पर अभी गिर जाएगी। पर उस भयानक मौसम के बावजूद हम हॉस्पिटल पहुंच ही गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ऐसा लगा
एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान में कुछ बोल के गया हो, चली जा। पर हम हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अंदर हमें बताया गया कि नैना 3rd फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में है। हम लिफ्ट की ओर बढ़े ही थे कि तब तक आरब भी हॉस्पिटल पहुंच गया और हम सब एक साथ 3rd फ्लोर की ओर जाने लगे। जैसे ही लिफ्ट 3rd फ्लोर पर एक ठक की आवाज़ के साथ रुकी, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि हम सब में सिर्फ मैं ही वो इंसान थी जिसने नैना के उस डरावने रूप को देखा था। वो भयानक शक्ल मेरे आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। पर लिफ्ट से निकल हम सब नैना की रूम की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर उस रूम में जाना ही ना चाहते हों। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से अंदर ही अंदर कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नैना पिछली रात की तरह कुछ ना कर दे। और ये सब सोचते सोचते हम सब नैना के रूम तक पहुंच गए। पर न जाने क्यों रूम के अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। और अब हम सब नैना के रूम के बाहर ही खड़े थे। पता नहीं क्यों उस रूम के बाहर बहुत ठंड का एहसास हो रहा था, जबकि अभी अभी थोड़ी देर पहले तक टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी वहां एक नर्स आई। उसने हमें रूम के अंदर जाने का इशारा किया और रूम का दरवाज़ा खोलने लगी। उस दरवाजे के खुलते ही मुझे फिर से वही आवाज़ बिल्कुल मेरे कानों के पास सुनाई दी, चली जा। और मेरा पूरा शरीर डर से सहम गया। उसके बाद बाकी लोगों के पीछे पीछे मैं भी उस रूम के अंदर चली गई। रूम वाकई बहुत ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे का तापमान 0 हो गया हो। वो रूम बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मुर्दा घर हो। बस खिड़की पर हरे रंग के पर्दे लटके हुए थे। रूम में एक बेड पड़ा था जिस पर नैना लेटी हुई थी। बेड के सामने एक बड़ा सा सोफा था। बेड के बराबर में एक टेबल थी जिस पर नैना के फ्रूट्स और दवाइयाँ रखी हुई थीं। मैंने नैना की ओर देखा। वो उस रात के जैसे अपना चादर अपने चेहरे तक ढक के सो रही थी। ये देख मेरे जहन ने पिछली रात की सारी डरावनी यादों ने मुझे अंदर से हिला दिया। हम सबको उस रूम में ठंड लग रही थी और हमें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? जब हमने नर्स को पूछा कि रूम इतना ठंडा क्यों है, तो वो भी थोड़े ताज्जुब से बोली, पता नहीं, मैं तो अभी अभी बाकी रूमों से पेशेंट को चेक करके आ रही हूँ। बाकी रूम्स में तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। नर्स ने उसके बाद नैना के हाथ में चढ़ रही ड्रिप को चेंज किया और कहा, जब ये जाग जाएं तो इनको हल्का खाना खिला देना। और इतना बोल नर्स रूम के बाहर चली गई। नर्स की बात सुन हम सबको बहुत अजीब लगा। हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी आरब ने नैना के चेहरे से चादर हटा दी और उसका चेहरा देख हम सब सहम गए। नैना का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में एक बूंद भी खून न बचा हो। नैना की आंखों के चारों ओर काले गहरे गड्ढे हो गए थे। उसके होंठ बहुत गहरे फटे हुए थे, ऐसे मानो जैसे उसने सालों से पानी की एक बूंद भी न पी हो। और उसके पूरे चेहरे पर नीले रंग की नसें उभर आई थीं। मुझे और आरव को देख बहुत दुख हुआ। ये वही नैना थी जो कुछ दिन पहले तक खूबसूरती की मिसाल थी और आज उसे देख हम सबको डर लग रहा था। हम ये सोच ही रहे थे कि गार्ड भैया उन मौलवी को लेकर नैना के रूम में आ गए। उस मौलवी ने नैना के शरीर से वो चादर हटवा दिया और कुछ मिनटों तक नैना के शरीर को देखता रहा।
फिर उस मौलवी ने गार्ड भैया को इशारा कर रूम के दरवाजे और खिड़की को बंद करने को बोला। उसके बाद मौलवी ने अपने कंधे पर लटके उस थैले से एक शीशी निकाली। उस शीशी में कुछ पानी जैसा लग रहा था। उसके बाद उन्होंने हम सबको पीछे हटने का इशारा किया और कुछ देर तक फिर नैना को देखते रहे। उस मौलवी के होंठ लगातार हिल रहे थे, मानो वो अंदर ही अंदर कुछ पढ़ रहे हों। और फिर उन्होंने अपने थैले से कुछ अगरबत्तियां निकाल के जलाईं। उन अगरबत्तियों के जलते ही नैना बहुत तेज तेज सांसें लेने लगी। फिर मौलवी ने गार्ड भैया और आरव को बोल नैना के बेड को रूम के बीचों बीच करवाया। मुझे ये सब देख बहुत डर लग रहा था और डर से मेरा दिल बैठा जा रहा था। उसके बाद उस मौलवी ने उन अगरबत्तियों को लेके नैना के बेड के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया और बाद में उन्होंने उस शीशी से पानी निकाल नैना के ऊपर डाला। उसके बाद जो हुआ उसे देख उस कमरे में मौजूद सबकी रूह कांप गई। नैना एक झटके से अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसके चेहरे को खरोंचा हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो इतनी तेज तेज सांसें ले रही थी कि पूरा कमरा घूं घूं की आवाज़ से गूंज रहा था। और तभी नैना अपनी लंबी सी जीभ से अपने चेहरे को चाटते हुए हम सब की तरफ बहुत खौफनाक तरीके से देखने लगी। हम सब के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई। उसकी जीभ इतनी लंबी हो गई थी जैसे वो किसी इंसान की ना हो कि किसी जानवर की हो। तभी मौलवी ने नैना से पूछा कि कौन है तू? ये सुन नैना बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि हम सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी मौलवी ने कुछ पढ़ते हुए फिर से शीशी से पानी निकाला और नैना के ऊपर डाला और पूछा, सच सच बता, कौन है तू? तो नैना चीखते हुए बोली, मैं दरगाह के पुराने कब्रिस्तान का जिन्न हूँ। ये सुन हम सब हैरान रह गए। तो मौलवी ने पूछा, इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है तू? तो नैना डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, ये आई थी दरगाह पर। इसका चेहरा, इसके लंबे काले बाल, इसको देखते ही मैं इस पर फिदा हो गया था। मैंने इसको बोला था कि तू अब सिर्फ मेरी है। उसके बाद ये पानी पीने वहाँ आई जहाँ मैं रहता हूँ, उस बरगद के पेड़ के नीचे। जिस तरह इसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा और उस पर आए हुए पानी को पोंछा था, उसे देख मैंने सोच लिया था अब ये मेरी है और कोई भी दवा या दुआ इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। ये सब बोलते ही नैना हवा में सीधी खड़ी हो गई। उसके बाल ऊपर की ओर खिंच गए, जैसे कोई उसके बालों को खींच रहा हो, और वो चीखने लगी। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि कमरे की खिड़की का कांच भी टूट गया और कमरे में जो लाइट जल रही थी वो भी टूट गई और कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में सिर्फ वो डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सबका तो जैसे डर से दम ही निकला जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल नैना हम सब पर झपट पड़ेगी। तभी मौलवी ने अपने थैले से कुछ ताबीज़ निकाले और कुछ पढ़ते हुए ताबीज़ हवा में नैना के ऊपर फेंक दिए। ताबीज़ ने जैसे ही नैना के बदन को छुआ, वो ऐसे चीखने लगी जैसे वो आग में जल रही हो, और उसके मुंह से दो आवाज़ें निकल रही थीं, एक नैना की और एक उस जिन्न की। ऐसा लग रहा था कि उन आवाज़ों के बोझ से नैना का शरीर फट जाएगा। मौलवी ने तुरंत
उस पाक शीशी से पानी निकाला और नैना के ऊपर डाला। पानी डालते ही नैना बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। तभी मौलवी ने कुछ तावीज़ पढ़े और पढ़ते ही उन्हें नैना के हाथ, पैर और गले में बांध दिया और बोले, मैंने इस लड़की को अभी के लिए ठीक कर दिया है, पर जो जिन्न इसके ऊपर सवार था वो बहुत ताकतवर है और ये तावीज़ उसे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। और ये बोल वो मौलवी हॉस्पिटल से चला गया। वो खौफनाक मंजर ख़त्म हो चुका था, पर हम सब अभी तक बहुत डरे हुए थे। तभी आरब ने बेजान पड़े नैना के शरीर को उठा बेड पर रखा। ऐसा लग रहा था जैसे नैना बहुत सुकून से सो रही हो। थोड़ी ही देर बाद नैना के मम्मी पापा हॉस्पिटल आ गए। वार्डन ने उनको शुरू से लेकर आखिरी तक वो डरावनी कहानी सुना दी। वो सब सुन नैना के मम्मी पापा तो एकदम सुन्न ही पड़ गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब क्या हुआ है। खैर, नैना के मम्मी पापा को काफ़ी देर समझा कि अब नैना ठीक है। हम सब हॉस्पिटल से हॉस्टल वापस आ गए, लेकिन आरब उन लोगों के साथ वहीं रुक गया। अगले दिन नैना के मम्मी पापा उसे अपने साथ घर ले गए। उसके बाद नैना का रूहानी इलाज बहुत लंबे वक्त तक चला। कुछ महीनों के बाद मेरी बात नैना की मम्मी से हुई। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि अब नैना पहले से बेहतर है, लेकिन उस रात के बाद नैना कभी पहले जैसी नहीं रही। तो जब भी किसी पुरानी मज़ार पर जाओ, सोच लेना कहीं कोई जिन्न तुम्हारे इंतज़ार में ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निधि और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल हॉरर किस्से को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।